हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अंशुल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल और आज के एक नए लेक्चर में, जिसके अंदर हम लेके आए लाइफ प्रोसेस का वन शॉट। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स होंगे हम सब कवर करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, इसी वजह से इसके दो पार्ट होंगे। तो ये होगा इसका पार्ट 1 और इसके बाद होगा इसका पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं अपना चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है कि हमारे जो डे टू डे लाइफ है हमारी, हमारे शरीर के अंदर क्या क्या चल रहा है। ठीक, क्या क्या कर रहे हैं हम? डाइजेशन कर रहे हैं, एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ठीक, यानी अपने शरीर से बाहर वेस्ट निकाल रहे हैं, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, और रेस्पिरेशन कर रहे हैं, अपने शरीर में एनर्जी बना रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं हम, ठीक है, मूवमेंट्स कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं। तो उसके लिए तो एक अलग चैप्टर है। ठीक, तो इतने सारे जो लाइफ प्रोसेस है हमारे, उनमें से कुछ हमारे चैप्टर में दिए हुए, तो वही हमें पढ़ने हैं। ठीक, सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कई सारों को पता भी होगा न्यूट्रिशन क्या है। यानी जो हम अपना खाना वाना खा रहे क्या करने के लिए? एनर्जी लेने के लिए। तो वही क्या हो जाएगा हमारा न्यूट्रिशन। तो यहाँ लिख लेंगे, इट इज समथिंग, इट इज समथिंग विच प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, सबको एनर्जी की जरूरत है, चलने के लिए, फिरने के लिए, सोने के लिए, सब कुछ करने के लिए, जितने भी आपको काम करने सब में एनर्जी की जरूरत है। वो एनर्जी कौन देगा हमें? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन के अंदर हम क्या लेंगे? न्यूट्रिएंट्स लेंगे, जो कि आप अपनी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सब आपके क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे। ठीक है, वही न्यूट्रिशन के अंदर होंगे और उससे हमें शरीर को क्या मिल रही है? हमारे एनर्जी मिल रही है। ठीक है, अब कितने टाइप के हमारे न्यूट्रिएंट्स, अब कितने टाइप के हमारे न्यूट्रिशन होंगे वो देखते हैं। तो हमारे दो टाइप के ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। ठीक, ये तो सबको ही पता होगा। ऑटो, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन। तो जो अपना खाना खुद बना रहे, विच मेक देयर ओन फूड। ठीक है, एग्जाम्पल जनरली इस चैप्टर में हम बात करेंगे प्लांट्स की और हमारा साइनोबैक्टीरिया भी। एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लेना, साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ना नहीं, 11th क्लास में पढ़ोगे बायोलॉजी के अंदर। ठीक, नेक्स्ट, हेट्रोट्रोपिक भी हमारा 3 टाइप का होगा। पैरासिटिक, सेप्रोट्रोपिक और होलोजोइक। ठीक है, टाइप कोई सा भी हो, हेट्रोट्रोपिक का मतलब होगा ये दूसरों के ऊपर डिपेंड होंगे, डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। ठीक है, अब एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे आगे। सबसे पहले अपना शुरू करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी बताया था, जो अपना खाना खुद बनाएंगे। तो लिख लेंगे, दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, कौन सा प्रोसेस होगा जिससे बनाएंगे? दे मेक देयर ओन फूड with the help of photosynthesis। ठीक है, नेक्स्ट, अपना खाना कैसे बनाएंगे? फोटोसिंथेसिस से। इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। दे यूज इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक CO2 and H2O to form ऑर्गेनिक फूड, जो कि होगा ग्लूकोज, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
एंड क्लोरोफिल। ठीक है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके क्या बनाएंगे, अपना खाना बनाएंगे। ठीक, लास्ट, स्टोर किस फॉर्म में करेंगे? दे स्टोर ग्लूकोज, यानी जो आपका होगा फूड इसका, इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो इनका स्टोर्ड फूड क्या होगा? स्टार्च। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एमसीक्यू में सवाल बनता है। फटाफट नोट करो। इसके बाद बढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है अपना फोटोसिंथेसिस। वैसे फोटोसिंथेसिस की तो आपको डेफिनेशन अभी बता भी दी मैंने एक बार, और दोबारा लिख लेंगे। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस में वो है कंडीशन, कि कंडीशन क्या क्या होंगी फोटोसिंथेसिस के लिए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑफ ऑर्गेनिक फूड, क्या बताया था? ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। कौन कौन से? CO2 और H2O इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है, ये क्या हो गया आपका? फोटोसिंथेसिस हो गया, जिसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके बनाएंगे ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इंपॉर्टेंट है आपकी कंडीशन क्या क्या होंगी फोटोसिंथेसिस के लिए। कंडीशन फॉर फोटोसिंथेसिस, पहली कंडीशन तो सनलाइट, दूसरी कंडीशन क्लोरोफिल, तीसरी कंडीशन वाटर, और चौथी कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कैसे कैसे काम होगा? अब जो सनलाइट होगी वो कहाँ से मिलेगी? सन से। तो सनलाइट कम्स फ्रॉम सनलाइट सन सॉरी। ठीक है, उसके बाद जो सनलाइट होगी एब्जॉर्ब कौन करेगा? एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल। ठीक है, उसे एब्जॉर्ब करके अपने पास रख लेगा। फिर वो किस काम आएगी? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे रूट से, वाटर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम रूट। ठीक है, और क्या करेंगे? वाटर की स्प्लिटिंग कर देंगे, किसमें? 4H पॉजिटिव और O2 के अंदर, किसके प्रेजेंस में? जो भी हमने सनलाइट यूज करी थी, सनलाइट। ठीक है, और ये काम आएगा आगे एनर्जी बनाने के। अब इतना तो आपके पास डिटेल में है नहीं कि इनसे क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो 11th के सिलेबस का है। इतना याद रख लेना कि वाटर की स्प्लिटिंग होगी, तो इसे बोल देंगे हम लाइट एनर्जी से किसमें चेंज हुआ? केमिकल एनर्जी में चेंज हो गया, केमिकल एनर्जी। लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी हमने बना दी। ठीक है, यहाँ से यहाँ करने में, और इससे फिर केमिकल बनेगा जो कि एनर्जी की फॉर्म होगी, तो इस वजह से बोल देंगे लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी बन जाएगी। अभी आपके सिलेबस में है नहीं तो जानने का कुछ फायदा है नहीं। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर देंगे? रिडक्शन, रिडक्शन ऑफ CO2 टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, यानी CO2 को रिड्यूस करेंगे और यहां से बना देंगे C6H12O6, जो कि आपका क्या होगा? ग्लूकोज। ठीक है, अब देखेंगे इसके अंदर स्टेप क्या क्या इन्वॉल्व हुए। स्टेप देख लेंगे क्या क्या होंगे। वैसे तो आपने देख लिया, तो स्टेप खुद भी लिख सकते हो। स्टेप्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। पहला स्टेप था एब्जॉर्प्शन ऑफ
सनलाइट बाय क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को। दूसरा स्टेप, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसके बाद लाइट एनर्जी किस में चेंज होगी थी, केमिकल एनर्जी में। क्योंकि वाटर के स्प्लिट होने की वजह से H पॉजिटिव आयन बने थे, वो आगे जाके क्या करेंगे, केमिकल एनर्जी बनाने में मदद करेंगे। तो इसे डायरेक्ट हमने बोल दिया लाइट एनर्जी किस में चेंज होगी, केमिकल एनर्जी में। चौथा, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, CO2 से रिड्यूस कर दिया और बन गया C6H12O। ठीक है, तो ये थे आपके स्टेप्स किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस के अंदर। अब इसमें जो लाइट एनर्जी डिपेंडेंट है, यानी जैसे ये हो गया, ये दोनों हो गए, तो जो लाइट के ऊपर डिपेंड है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, उन्हें हम बोल देंगे आर नोन एज लाइट रिएक्शन। ठीक है, और जो लाइट इंडिपेंडेंट है, जैसे ये वाली, इसे लाइट की जरूरत नहीं है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन आर नोन एज डार्क रिएक्शन। तो अगर 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछ ले कौन सी रिएक्शन होगी, लाइट और डार्क रिएक्शन होगी क्या, ठीक है, तो बता सकते हो। ठीक, फटाफट नोट करो। नेक्स्ट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होगा कहाँ, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एनसीईआरटी में आपके डायग्राम भी दे रखा है वैसे, इस तरीके का डायग्राम होगा कुछ। ठीक है, ऐसा सब कुछ डायग्राम है, ऐसे सेल है। ऐसा डायग्राम वैसे पूछ लेंगे नहीं, लेकिन इसके अंदर पूछ लेंगे सेल क्या है क्या नहीं है। ऊपर वाली लेयर को बोल लेंगे अपर एपिडर्मिस, नीचे वाली लेयर को बोल लेंगे लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, अब ये जो सेल है, अगर 9th क्लास में हमने ढंग से पढ़ा हो, टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू या प्लांट सेल, तो उसमें पढ़े होंगे पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा। तो ये वाले जो सेल है कोलेनकाइमा, वो है पेरेन्काइमा। ठीक है, इस वाले का नाम है पैलिसेड पेरेन्काइमा, क्योंकि थोड़ा लंबा है। और ये स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ठीक है, इसी के अंदर क्या भरा हुआ होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा बहुत सारा, क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा थैलाकोइड, और थैलाकोइड के अंदर होगा क्लोरोफिल। अगर किसी को क्लोरोप्लास्ट याद नहीं है तो भी छोटा सा स्ट्रक्चर बना के दिखा दूंगा। ठीक, और ये क्या लगे हुए, स्टोमेटा, इनके बारे में भी बात कर लेंगे। इनके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थैलाकोइड। और थैलाकोइड के अंदर क्या भरा हुआ, हमारा क्लोरोफिल। तो यही होगा आपका फोटोसिंथेसिस। तो अगर किसी को क्लोरोप्लास्ट याद नहीं आ रहा तो फटाफट एक छोटा सा डायग्राम समझा दूं। इस तरीके का सेल होगा, एक बाहर मेम्ब्रेन होगी, एक अंदर होगी इनर मेम्ब्रेन,
उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे बिल्डिंग्स बनी हुई होंगी, ठीक, और इस तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे, ठीक है। अगर इस पूरी की बात करोगे, पूरे हिस्से की, इसे बोल देंगे ग्रेना। ऐसा समझो एक बिल्डिंग का नाम है ग्रेना। और अगर मैं उसमें से एक फ्लैट की बात करूं, सिर्फ इसे एक सर्कल की बात करूं, तो इसे बोल देंगे थैलाकोइड। और इन्हीं के अंदर क्या भरा हुआ, क्लोरोफिल, ठीक है। और ये है क्या, क्लोरोप्लास्ट, ठीक। तो कहाँ है, पहली साइड पैरेनकाइमा या स्पोंजी पैरेनकाइमा। इन सेल्स को हम दूसरा नाम दे देंगे, पैरेनकाइमा सेल को मीजोफिल सेल। तो बेसिकली अगर पूछा जाए और ऑप्शन में मीजोफिल सेल दिख गया, तो समझ जाना कि जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ हो रहा, मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, थैलाकोइड। थैलाकोइड के अंदर क्या है, क्लोरोफिल। वहां क्या हो रहा है आपका, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ये आपकी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद बात करेंगे अपने स्टोमेटा के बारे में। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो देख लिया, लेकिन इनमें गैसेस एक्सचेंज कैसे होगा, वो होगा थ्रू स्टोमेटा। तो स्टोमेटा अगर कोई पूछे क्या है, तो ये है सेल्स विच हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। एक काम और होगा इनका, दे ऑल्सो हेल्प इन ट्रांसपिरेशन। इसके बारे में आगे बात करेंगे ट्रांसपिरेशन के, फिलहाल देखेंगे स्टोमेटा। स्टोमेटा या तो क्लोज होगा या ओपन होगा। तो पहले देख लेंगे ओपन, फिर देख लेंगे क्लोज। तो ओपन कुछ ऐसा होगा, इस तरीके का होगा, ठीक है। लेबलिंग कर लेंगे फटाफट। ये हमारा स्टोमेटल पोर, जो कि फिलहाल ओपन है। यहीं से कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी अंदर और ऑक्सीजन आएगी बाहर, ठीक है। दूसरा, ये जो साइड में सेल्स लगे हुए, इन सेल्स का नाम है सब्सिडरी सेल्स, सपोर्ट करने का काम करेंगे, सब्सिडरी सेल्स। इंपॉर्टेंट, ये जो डंबल शेप सेल है, इनका नाम है बीन शेप, सॉरी, गार्ड सेल। दिखेगा नहीं, ये कौन से हमारे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का क्या काम होगा, पानी भरेगा तो ये फूल जाएंगे, और फूलने पे जो स्टोमेटल पोर होगा वो ओपन हो जाएगा। जैसे इनमें से पानी बाहर गया, ये श्रिंक हो जाएंगे, और श्रिंक मतलब सुकड़ना, सुकड़ने की वजह से क्या होगा, पोर बंद हो जाएगा। तो इसके बाद होगा हमारा क्लोज स्टोमेटा। ये हो गया क्लोज स्टोमेटा। सेम वही सब्सिडरी सेल, गार्ड सेल। बस यहाँ पे जो स्टोमेटल पोर होगा वो क्लोज रहेगा। ये होगा क्लोज्ड स्टोमेटल पोर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गए ओपन और क्लोज। अब आपने सोचा होगा कि स्टोमेटा को क्लोज करने की जरूरत क्या पड़ रही है, वो तो ओपन ही रहे। अगर ये पोर ओपन रह गया तो इसके अंदर जो वाटर होगा बाहर निकलता रहेगा, मतलब सारा पानी जो पेड़ का होगा वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा, और पेड़ के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। पानी की कमी होगी तो वो सूखना शुरू हो जाएगा। तो इसी वजह से इस पोर का बंद होना बहुत जरूरी है। बंद कैसे होगा, जब गार्ड सेल में पानी भरना शुरू होगा, जब यहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्या होंगे, स्वेल कर जाएंगे, फूल जाएंगे, मतलब इनमें जैसे ही पानी भरेगा, फूलने की वजह से पोर खुल गया।
अब जैसे ही पोर खुला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई, ऑक्सीजन बाहर गई, तो इसका काम हो गया। अब इससे आया तो इसका कोई काम है नहीं, तो इसे बंद होना। तो बंद होने के लिए क्या होगा, जितना भी वाटर इसके अंदर भरा था वो वाटर इसमें से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही पानी बाहर निकलेगा ये श्रिंक करने शुरू हो जाएंगे, और श्रिंक करेंगे तो सिकुड़ेंगे, सिकुड़ने की वजह से जो पोर होगा वो क्लोज हो गया। ठीक है। इसी बीच में क्या होगा, ट्रांसपिरेशन भी हो जाएगा। ट्रांसपिरेशन मतलब अगर प्लांट के अंदर एक्सेस वाटर है, ज्यादा पानी है, तो वो क्या काम करेगा, स्पोर के थ्रू से बाहर निकाल देगा, एक्स्ट्रा वाटर ना निकल जाए, इसी वजह से स्पोर का बंद होना बहुत जरूरी है। तो लिख लेंगे ट्रांसपिरेशन क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ लीफ थ्रू स्टोमेटा। इसे क्या बोल देंगे हम, ट्रांसपिरेशन। तो कभी आपने सुबह सुबह देखा होगा कि प्लांट के ऊपर छोटी सी पानी की बूंद निकली हुई दिखती है, तो वो किसकी वजह से हो पाई, वो इसकी वजह से हो पा रही, वही है उसका ट्रांसपिरेशन। अगर उसके अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा हो गया तो वो उसे निकाल सकता है थ्रू स्टोमेटल पोर। ठीक है। जिस टाइम पे स्टोमेटा खुलेगा वो अपना पानी उस टाइम पे एक्सक्रीट कर देगा। ठीक। और स्टोमेटा तो बहुत सारे होंगे एक लीफ के अंदर, तो एक लीफ में से एक बूंद निकलेगी नहीं, तो कई सारे स्टोमेटा खुलेंगे, उसमें से फिर जो एक्सेस वाटर होगा वो बाहर निकलेगा, उसे हम क्या बोल देंगे, ट्रांसपिरेशन बोल देंगे। और खुलना बंद करना मैंने आपको बता ही दिया। वैसे डायग्राम से ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन सा क्लोज है कौन सा ओपन है, या ड्रॉ करने के लिए बोल देंगे। ठीक है। काम क्या है वो मैंने बता ही दिया आपको। ठीक, फटाफट नोट करो। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन हमारा होगा कंप्लीट, इतना आपके लिए बहुत है। ठीक है। जितनी भी थ्योरीज वगैरह होगी थोड़ी बहुत अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना, एनसीईआरटी तो जरूर पढ़नी है। ठीक है। और वहां के क्वेश्चन लगा लेना। अब शुरू करेंगे अपना हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। हेटरोट्रोफिक में सबसे पहले देख लेंगे पैरासिटिक। अच्छा, आपने तीन चीजें सुनी होंगी, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। वो मैं लिखवा नहीं रहा, वो आप ऐसे याद कर लो और आपको पता भी होगा। हर्बीवोर वो जो घास खाएंगे यानी प्लांट्स खाएंगे, जो प्लांट के ऊपर डिपेंड होंगे। कार्निवोर वो जो दूसरे एनिमल के फ्लैश के ऊपर डिपेंड होंगे, यानी जो दूसरे जानवरों को मार के खाएंगे। ओमनिवोर वो जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा लेगा। ठीक है। तो ये सब किसके अंदर आ रहे हैं, हमारे हेटरोट्रोफिक के अंदर आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले पैरासिटिक। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होगा, ये क्या करेंगे, अपने जो होस्ट होगा जिसके ऊपर ये फीड करेंगे उसे मारेंगे नहीं, उसके ऊपर फीड करते रहेंगे और वो भी जिंदा रहेगा, लेकिन उसके शरीर को नुकसान पहुंचता रहेगा। ठीक। क्या लिख लेंगे, दे फीड ऑन, दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अच्छा, दो तरीके के हमारे पास पैरासाइट होंगे, एक होंगे एंडो पैरासाइट और एक होंगे एक्टो पैरासाइट। एंडो मतलब अंदर, पैरासाइट मतलब बता ही दिया, एक्टो मतलब बाहर। एंडो पैरासाइट क्या होगा, दे फीड इनसाइड द होस्ट। जिसके ऊपर फीड करेंगे उसे बोल देंगे हम होस्ट। एग्जांपल प्लाज्मोडियम। कभी किसी को मलेरिया हुआ होगा, ठीक है, डेंगू हुआ होगा, तो जो हमारा मलेरिया कोज करता है वो होगा प्लाज्मोडियम। मच्छर आके काट लेगा। अब जिन्हें बायो का ज्ञान नहीं है तो उन्हें पता लगेगा कि भाई मच्छर करे, लेकिन जो बायो पढ़ने वाले हैं उन्हें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पता होगा कि जो प्लाज्मोडियम है एक तरीके का प्रोटोजोन है, वो मच्छर के अंदर क्या रहेगा, उसकी स्लाइवरी ग्लैंड में सेव रहेगा। वहां पे वो क्या बोलेंगे, वो भी उस मच्छर के ऊपर एक तरीके से पैरासाइट होगा। अब जब मच्छर इंसान को काटेगा तो वो जो प्लाज्मोडियम हमारे ब्लड में आ जाएगा और वहां जाके वो ग्रो करेगा और अपना न्यूट्रिशन लेगा, और अपना न्यूट्रिशन लेने के दौरान वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, हमारे आरबीसी को खराब करेगा, जिसकी वजह से हमें क्या होगा, उल्टी, बुखार वगैरह वगैरह, फिर हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, फिर उसकी दवाई लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। तो एक तरीके से ये अपना न्यूट्रिशन ले तो रहा, हमें मार नहीं रहा, लेकिन धीरे धीरे हमारे शरीर को खराब कर रहा। तो जो हमारे शरीर के अंदर जाके फीड कर रही है वो कौन हो गए, हमारे एंडोपैरासाइट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्टोपैरासाइट। समझ गए होंगे, दे फीड आउटसाइड द बॉडी। कभी किसी को जोंक चिपकी हो, लीच, ठीक है, और मच्छर, वो भी एक्टोपैरासाइट है, मॉस्किटो, और लाइस, जू, तो सबके सिर में हुई होगी एक टाइम पे। तो लाइस भी क्या काम करती है हमारे सिर पे, अपना खून चूसती रहेगी वहां से, हमारे हेड से, स्कल से अपना न्यूट्रिशन लेती रहेगी, और हमारे जो हेयर ग्रोथ होगी उसे नुकसान होता रहेगा। ठीक है। फटाफट नोट करो, इसके बाद देखेंगे अपना सेपरोट्रोफिक न्यूट्रिशन।
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, सेपरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। सेपरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। ठीक, पैरासिटिक का उल्टा, पैरासिटिक जिंदा के ऊपर फीड कर रहे थे, ये डेड के ऊपर फीड करेंगे, तो लिख लो दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। क्योंकि जिंदा नहीं है तो ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते, तो मैटर बोल लेंगे, और सड़े हुए और गले हुए के ऊपर फीड करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखा, ब्रेड मोल्ड, जिसका दूसरा नाम है राइजोपस। ठीक है, इसका डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने क्या करा, एक ब्रेड ली, उसके ऊपर हल्का सा पानी लगाया और छोड़ दिया थोड़े दिन के लिए, तो वैसे भी अगर छोड़ दोगे तो मॉइस्चर तो उसे अपने आप मिल ही जाएगा, और थोड़े दिन बाद आप उसके ऊपर देखोगे ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ आ जाएगा, तो वो होगी फंगस। फंगस कौन सी होगी? वो ब्रेड मोल्ड। ठीक है, इस तरीके से एक ब्रेड है। ठीक, इसके ऊपर वो आ जाएंगे। अब थोड़े बड़ा करके दिखाऊंगा, समझो इसके स्पोर आ गए और वो जनरेट कर गए। ऐसे दोबारा से फिर जब वो न्यूट्रिशन ले लेंगे, दोबारा से वो रिप्रोड्यूस भी करेंगे। इनके अंदर इसके वापस से स्पोर लग जाएंगे। ठीक है, ये हमारी ब्रेड और ये हमारी ब्रेड मोल्ड जो कि इसे खाने आई। ये जो स्टॉक दिख रही है इसे बोल लेंगे स्पोरेंजियोफोर। स्पोरेंजियोफोर, जिस ये जो गोल गोल लग रहा है जिसके अंदर स्पोर है इसे बोल लेंगे स्पोरेंजिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या भरे हुए? स्पोर्स भरे हुए। इस पूरे हिस्से को बोल देंगे हम माइसीलियम। ठीक है, या फिर फ्रूटिंग बॉडी। जितना आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ उतना करना, इतना ही दिया हुआ वैसे ज्यादातर। फ्रूटिंग बॉडी वहां बता नहीं रखा शायद, या माइसीलियम बता रखा होगा, देख लेना एक बार। तो ये होगा आपका राइजोपस। इतना ध्यान रखना कि सेपरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में वो होंगे जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करेंगे। एग्जांपल आपके एनसीईआरटी का ब्रेड मोल्ड यानी राइजोपस। और एग्जांपल लिखना चाहोगे तो बैक्टीरिया। ठीक है, ये भी आपके डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे फीड करेंगे। फटाफट नोट करो। इसके बाद देखेंगे अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हमारे सिलेबस में दो है, एक पढ़ना हमें अमीबा के अंदर और एक पढ़ना अपने अंदर यानी ह्यूमंस के अंदर। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, होलोजोइक न्यूट्रिशन, सबसे इंपॉर्टेंट होलोजोइक न्यूट्रिशन। और होलोजोइक न्यूट्रिशन कोई वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, इसके कई सारे स्टेप है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दिखाएगा कौन इसे? इसे शो करेंगे एनिमल्स, या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे। तो इट इज शोन बाय एनिमल्स बोथ मल्टी एंड यूनिसेलुलर। जिसे मल्टी और यूनिसेलुलर नहीं पता, मल्टी सेलुलर मतलब जिसके अंदर कई सारे सेल होंगे, मिलियंस ऑफ सेल, जैसे हमारे अंदर, हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर वो जिसका सिर्फ एक ही सेल है, उससे ही उसका सारा काम चल रहा हो। तो आप सोचोगे ऐसे कौन सा एनिमल है जो यूनिसेलुलर है? इसका एग्जाम्पल है प्रोटोजोआ। ठीक है, वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसका एक ही सेल उतने काम कर देगा जितना हमारा पूरा शरीर काम करेगा। ठीक है, तो ये सब कौन सा शो करेंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये वन स्टेप प्रोसेस नहीं है, ये 5 स्टेप में जाकर कंप्लीट होगा। नंबर 1 स्टेप होगा इंजेशन। ठीक है, नंबर 2 डाइजेशन, नंबर 3 एब्जॉर्प्शन, नंबर 4 एसिमिलेशन, और नंबर 5 इजेशन। ठीक है, या फिर एक्सक्रीशन। चलो अब एक एक करके सारे स्टेप को समझ लेंगे। यानी जब हम खाना अपने मुंह में डाल लेंगे तो वो क्या होगा? हमारा इंजेशन। तो टेकिंग इन फूड,
अब यहाँ में स्पेसिफाई नहीं करने का कि माउथ में डालने का, क्योंकि उसके यूनिसेलर के पास तो माउथ होने का ही नहीं, वो तो अपना सूडोपोडिया बनाएगा, वो आगे देखेंगे। तो यहाँ सिर्फ लिख दिया इंजेक्शन में टेकिंग इन फूड, यानी हम अपने माउथ में जब क्या करेंगे, फूड डाल लेंगे तो उसे बोल देंगे इंजेक्शन। डाइजेशन, अब जो फूड हमने अंदर डाला उसे तोड़ना, तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपलर सब्सटेंस। ठीक है, तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे उन्हें क्या करना, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देना। ठीक, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन। अब जो एब्जॉर्ब, यानी जो आपका पचा हुआ खाना, डाइजेस्ट हुआ हुआ खाना, उसे एब्जॉर्ब करना, उसका मूवमेंट करना अपने ब्लड की तरफ, तो उसे बोल देंगे एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ लिख देंगे मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, एसिमिलेशन कुछ नहीं है, बस यूज ऑफ जो आपका जो खाना बना उसे यूज करके एनर्जी बनाना। तो यूज ऑफ डाइजेस्टेड फूड टू फॉर्म एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, जितना भी आपका खाना जो पचा नहीं आपके शरीर में ऐसे ही रहेगा, वो सब का सब शरीर से बाहर निकालना। तो एक्सक्रीटिंग आउट अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है भाई, चलो फटाफट इसे नोट करो। इसके बाद देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा, यही आपका प्रोटोजोन है, एक तरीके का एग्जाम्पल है उसका। ठीक, कौन सा न्यूट्रिशन करेगा, होलोजोइक न्यूट्रिशन। कोई इसकी फिक्स शेप होगी नहीं, तो एक तरीके से एक डायग्राम बना के देख लेंगे। कुछ ऐसा आपका अमीबा होगा। इसके पास ये फॉल्स फीट होंगे जिसे हम बोलेंगे सूडोपोडिया। परमानेंट नहीं होंगे, बस जब इसे खाना पकड़ना होगा तब ये सूडोपोडिया बनेंगे। सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीट। ठीक है, किस में मदद करेंगे, मूवमेंट एंड कैप्चरिंग ऑफ फूड। ठीक है, मूवमेंट में मदद करेंगे, चलने फिरने में और खाना पकड़ने में। ये होगा इसका फूड वैक्यूल जो खाना डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, और ये होगा इसका न्यूक्लियस। और साइटोप्लाज्म तो बताइए, कोई भी सेल होगा तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म तो होगा ही होगा। ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होगा। समझो, हमारा अमीबा यहाँ पड़ा हुआ, यहाँ से बनाना शुरू कर दूँ। ऐसे हमारा अमीबा नॉर्मल पड़ा हुआ। ठीक है, और यहाँ इसका खाना आ गया, इससे भी छोटा कोई ऑर्गेनिज्म, ये आ गया इसका प्रे। ठीक है, प्रे माने जिसे खाने वाला। अब इसे खाने के लिए क्या करेगा, इंजेक्शन करेगा सबसे पहले। इंजेक्शन कैसे, उसके चारों तरफ क्या फैला देगा, अपने सूडोपोडिया फॉल्स फीट, इस तरीके से खाने को एनगल्फ करने के लिए। ठीक है, इसके सूडोपोडिया के अंदर आ गया। इसे लिख देंगे हम, पहला स्टेप क्या होगा इसका, न्यूक्लियस बनाना मत भूलना, फूड वैक्यूल। पहला स्टेप हो गया इंजेक्शन। ठीक है, दूसरा स्टेप डाइजेशन। अब ये जो खाना इसने खाया, इस खाने को डाल देगा फूड वैक्यूल में। ये आ गया इसके फूड वैक्यूल में। फूड वैक्यूल में क्या होगा, इसका डाइजेशन होगा। होगा इसका फूड वैक्यूल। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या था हमारे पास,
एब्जॉर्प्शन, तो जो खाना पच जाएगा उसे भेज देगा अपने शरीर में। ठीक, ये इसका फूड वैक्यूल, और यहाँ से जो खाना बच गया उसे अपने शरीर में भेज देगा फॉर फर्दर यूज। ये हो गया। और ये हो गया एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में कुछ खास दिखा नहीं सकते तो बस ऐसे लिख देना, यूज कर रहा होगा उस एनर्जी को। ठीक है, इसका न्यूक्लियस, इसका फूड वैक्यूल, तो यहाँ ऐसे लिख देना एसिमिलेशन। ठीक, लास्ट एक्सक्रीशन। फूड वैक्यूल, न्यूक्लियस, और जितनी भी चीज जो इसके शरीर में नहीं पची, जो भी थी, वो सब की सभी शरीर से बाहर कर देगा। ठीक है, कौन से प्रोसेस के थ्रू? एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, ये था भाई डाइजेशन इन अमीबा। अब पहला स्टेप क्या था? इंजेक्शन। यहां डालने को, इंजेस्ट करने को बोल लेंगे एनगल्फिंग या फिर फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और फूड को बाहर निकालने को बोल लेंगे एक्सोसाइटोसिस, या फिर बोल देंगे हम, सॉरी, एक्सोसाइटोसिस, या फिर बोल देंगे इजेशन। ठीक है, अच्छा, PHAGO, फेगोसाइटोसिस। स्पेलिंग गलत हो गई। फेगोसाइटोसिस, स्पेलिंग सही कर लेना। ठीक है, फटाफट नोट करो। इसके बाद डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पूरा एक ही डायग्राम से समझ लेंगे, फटाफट नोट करो। डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग। अब इसका अगर एक एक पार्ट लेके बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा लेक्चर हो जाएगा, वो आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ लेना। जो मैं बताऊंगा बिल्कुल वही मिलेगा, बस एक डायग्राम अपना ये एक तरीके से रोड मैप की तरह याद कर लेना। एक एक रिएक्शन आपको सारी की सारी याद हो जाएंगी, जिससे आप अपना डाइजेशन बिल्कुल प्रॉपर 5 नंबर में आंसर लिख के आ सकते हो। ठीक है, एक भी रिएक्शन नहीं छोड़ेंगे, सारी कर लेंगे। ठीक, चलो भाई, सबसे पहले डायग्राम शुरू करेंगे। तो इस तरीके से कुछ आपका सिस्टम होगा। यहाँ पे पेनक्रियास, यहाँ पे लिवर, और इस तरीके से गॉल ब्लैडर। ठीक है, अब एक एक करके सारे हिस्से समझ लेंगे क्या क्या होगा किस किस के अंदर। अच्छा, माउथ के अंदर होगी सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले ये क्या है? हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स। सबसे पहले इंजेक्शन करना, तो हम करेंगे इंजेक्शन। ठीक है, क्या होगा हमारे पास? माउथ, इंजेक्शन के लिए। माउथ का दूसरा नाम होगा बक्कल कैविटी। ठीक, काम क्या करेंगे? खाना मुंह के अंदर डाल दिया। अब जो हमारा डाइजेशन होगा मुंह से ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खाने के अंदर जो स्टार्च होगा हमारे मुंह में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा। ये जो सलाइवरी ग्लैंड्स है इनके अंदर होगा सलाइवा। सलाइवा एक एंजाइम सीक्रेट करेगा जिसका नाम होगा सलाइवरी अमाइलेज। और जहां भी अमाइलेज वर्ड दिख गया तो इसका मतलब समझ जाना कि स्टार्च का डाइजेशन है।
ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करेगा, जो हमारा स्टार्च होगा उसे कन्वर्ट कर देगा माल्टोज के अंदर। कितना? 30%। तो 30% स्टार्च का डाइजेशन यहाँ हो गया किसकी मदद से? सलाइवरी अमाइलेज की मदद से। किसने छोड़ा? सलाइवरी ग्लैंड्स ने। क्या छोड़ा? सलाइवा। सलाइवा के अंदर क्या था? सलाइवरी अमाइलेज। तो जब हम खाना खाएंगे तो खाना खाते वक्त हम क्या मिक्स करते हैं उसके साथ? सलाइवा, क्योंकि उसके अंदर कौन सा एंजाइम है? सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज सुनते ही समझ जाना स्टार्च का डाइजेशन कितना परसेंट हो गया? 30%। ठीक है, तो ये होगा आपका माउथ की बात। नेक्स्ट है आपका ईसोफेगस। ईसोफेगस का काम क्या होगा? खाने को नीचे लेके जाना। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होगा। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, कौन सी मूवमेंट से लेके जाएगा? इट शो पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट जिससे खाना नीचे जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्रोल में नहीं, हमारे कंट्रोल में सिर्फ अटकना, उसके बाद बाकी इसोफेगस का काम है। तो ये इस तरीके से मूवमेंट करेगा जिससे क्या होगा? खाना नीचे उतर के हमारी स्टमक तक पहुंच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास स्टमक। सॉरी, सबसे पहले किसका डाइजेशन होगा? हमारे कार्बोहाइड्रेट का। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट। अब पेट के अंदर सिर्फ डाइजेशन होगा प्रोटीन का। ठीक है, तो स्टमक के अंदर यहाँ पे कुछ ग्लैंड होगी, जिन ग्लैंड का नाम होगा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है, अब इसके अंदर होगा प्रोटीन का डाइजेशन। कैसे? सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर होगा स्टमक के पास पेप्सिन, सॉरी पेप्सिनोजन। ये प्रोटीन का डाइजेशन कराएगा, लेकिन जिसमें जन लग रहा है इसका मतलब वो इनएक्टिव है। तो इस पेप्सिनोजन को एक्टिव करना पड़ेगा। एक्टिव होगा HCl की मदद से। HCl कहाँ से आएगा? गैस्ट्रिक ग्लैंड से। HCl एक्टिव करा के बना देगा इसे पेप्सिन। ठीक है, अब जो प्रोटीन्स है उन प्रोटीन्स को तोड़ दिया जाएगा किसके अंदर? स्मॉल पेप्टोन्स के अंदर। कौन तोड़ेगा? पेप्सिन। बस हो गया, इतना प्रोटीन का डाइजेशन। अब ये जो HCl है ये तो आपको पता बहुत खतरनाक एसिड है, एसिड बेस वाले चैप्टर में पढ़ रखा। तो इसी वजह से क्या करना पड़ेगा? हमें अपने स्टमक को बचाना पड़ेगा। तो जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो HCl तो सिक्रीट करेंगी, साथ में म्यूकस भी सिक्रीट करेंगी, जो हमारी नाक में जुकाम के वक्त जमा हो जाएगा उसे बोलेंगे हम म्यूकस। म्यूकस क्या करेगा? इसकी लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा ताकि हमारे स्टमक को नुकसान ना हो। तो यहाँ लिख लेंगे म्यूकस प्रोटेक्ट स्टमक फ्रॉम HCl, क्योंकि डाइजेशन करते वक्त हमारे जो पेट की पीएच होगी वो पहुंच जाएगी लगभग 2 के पास। ठीक है, 2 से 2.5 के पास। नेक्स्ट है हमारे पास अब खाना जो बच गया। अच्छा, जो खाना हमारे माउथ में बचा था और जो हमारे स्टमक तक आएगा इस खाने को बोलेंगे हम बोलस। और अब जो खाना हमारे स्टमक में बच गया और जो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस खाने को बोलेंगे हम काइम। ठीक है, काइम। फिर है हमारी पेनक्रियाज। पेनक्रियाज सिक्रीट करेगी पेनक्रिएटिक जूस। ठीक है, यहाँ पे हमारा लिवर, लिवर सिक्रेट करेगा गाल ब्लैडर के अंदर, मतलब स्टोर कर देगा। क्या स्टोर करेगा? बाइल जूस। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों का डाइजेशन हो गया। अभी वो आधा डाइजेशन हुआ, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है बाइल जूस। बाइल जूस काम करेगा फैट के डाइजेशन के लिए। तो अब शुरू होगा फैट का डाइजेशन। तो हमारे पास जो फैट होगा उसके ऊपर काम करेगा बाइल जूस, और यहां से बना देगा फैट ग्लोब्यूल्स। ठीक है, फैट का कंप्लीट डाइजेशन कर ही देंगे। हमारे पास जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सिक्रीट करेगी इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, अब ये जो फैट ग्लोब्यूल्स थे इनके ऊपर पहले काम करेगा। अच्छा, पैनक्रेटिक जूस के बारे में बात कर लेंगे। पैनक्रेटिक जूस, इसके पास 3 चीजें होंगी। नंबर 1 पैनक्रिएटिक अमाइलेज, नंबर 2 ट्रिप्सिनोजन,
नंबर 3 पैनक्रिएटिक लाइपेज। ठीक है, इन फैट ग्लोब्यूल्स के ऊपर पैनक्रिएटिक लाइपेज काम करेगा और इन्हें कन्वर्ट करा देगा हमारे ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड में, और इसके बाद इनका हो जाएगा एब्जॉर्प्शन। हमारा फैट का डाइजेशन हो गया कंप्लीट। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बचा था क्या, 30% माल्टोज हुआ था, तो अभी 70% रह रहा। तो जो 70% माल्टोज होगा मतलब स्टार्च होगा, 70% स्टार्च, उसका डाइजेशन कराएगा पैनक्रिएटिक अमाइलेज, और यहाँ से पूरा हमारा जो 70% है माल्टोज कन्वर्ट हो गया। अब जो 70 और 30 बन के टोटल मिला वो कितना होगा हमारे पास, टोटल 100% माल्टोज। इस माल्टोज को मैं किस में कन्वर्ट कराना, ग्लूकोज के अंदर, और वो कराएगा हमारा इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है भाई। अब लास्ट में क्या बचे हमारे पास, प्रोटीन। प्रोटीन किस में टूट गए थे हमारे, स्मॉल पेप्टोन्स में। कहाँ बनाऊं, ये बना दो, स्मॉल पेप्टोन्स। ये एक काम करो, फटाफट इसे नोट करो, मैं इस साइड भी लिख दूंगा। तो जो हमारे स्मॉल पेप्टोन्स है उन्हें हमें कन्वर्ट कराना पेप्टाइड्स के अंदर, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होंगे। हमारे पास अभी पैनक्रिएटिक जूस देखा था हमने, उसके अंदर था ट्रिप्सिनोजन। वो ट्रिप्सिनोजन, जन मतलब इनएक्टिव, तो इसे एक्टिव कराने के लिए आएगा इंटेस्टाइनल जूस, आई जैसे डिनोट कर रहा, यहाँ बन जाएगा हमारा ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन किसके ऊपर काम करेगा, स्मॉल पेप्टोन्स के अंदर, और ये बन जाएंगे हमारे स्मॉल पेप्टाइड्स। ठीक है, अब इन स्मॉल पेप्टाइड्स के ऊपर काम करेगा इंटेस्टाइनल जूस, और यहाँ से बन जाएंगे अमीनो या अमाइनो एसिड। ये तीनों हो गए आपके डाइजेस्ट। तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो गए, क्या बना हमारे पास, ग्लूकोज। फैट डाइजेस्ट हो गए, बना ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। प्रोटीन डाइजेस्ट हो गए, बना हमारे पास अमीनो एसिड। सबका डाइजेशन हो गया, इंजेक्शन हो गया, डाइजेशन हो गया। अब आई बात एब्जॉर्प्शन की। अब खाना कहाँ पहुंच गया, इंटेस्टाइन के अंदर। अब खाने का जो कंप्लीट डाइजेशन है वो भी यही होगा, कंप्लीट डाइजेशन इंटेस्टाइन के अंदर खत्म, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और एब्जॉर्प्शन भी इसी के अंदर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाएगी इस तरीके से, ऐसे, इन्हें बोल लेंगे हम विलाई। विलाई, यहां से क्वेश्चन बनता है तो ये होंगी स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, विच हेल्प इन एब्जॉर्प्शन बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। ठीक है, तो डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया। अब आई बात एक्सक्रीशन की। तो खाना जो अनडाइजेस्टेड था वो पहुंच जाएगा हमारी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब ये जो खाना होगा इसके अंदर से जितने मिनरल्स होंगे, वाटर्स होंगे, उन्हें एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, और सब कुछ जितना भी पानी और उसमें मिनरल एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ हमारे रेक्टम में हो जाएगा स्टोर। ठीक है, यहाँ हमारे रेक्टम में स्टोर, और जब अर्ज होगी हमारा एक्सक्रीट करने की, तो ये हमारा एनस इसके थ्रू हो जाएगा एक्सक्रीट। लो भाई, ये था आपका कंप्लीट डाइजेशन। एक एक रिएक्शन मैंने आपकी पूरी समझा दी, दोबारा से इसे एक बार रिपीट करके देख लेना, अपने नोट्स प्रॉपर बना लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 के लिए इतने रखते हैं। बाकी जितना भी आपका बचा, ह्यूमन का एक्सक्रीशन, ह्यूमन का मतलब रेस्पिरेशन वगैरह, जो भी एनर्जी बनाने का प्रोसेस है, और प्लांट का एक्सक्रीशन और ट्रांसपोर्टिंग प्लांट, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम पूरा अपना ये कंप्लीट कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।